इस लेक्चर में हम मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे लूसेंट की। तो सबसे पहले हम इसमें बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल का कौन राजा था? तो मुर्शीद कुली खान वहाँ का गवर्नर बना। ठीक है, उसको किसने अपॉइंट किया था? मुगल के एम्परर ने ही, फारूक। देखिए एक्चुअली था क्या, इसके पहले हमने पढ़ा था मेडिवल इंडिया, तो उस समय मुगल एम्पायर का शासन चल रहा था इंडिया में, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे। ठीक है, मुगल। तो अब इन्होंने हर जगह, अब क्या है, अब इनका डायरेक्ट तो रूल रहेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो ये लोग अपने अपने जो भी है ना पर्सन, उसको अपॉइंट कर देते थे। ठीक है, और उनके थ्रू वहाँ पे रूल चलता था। तो सेम चीज़ बंगाल में जो भी था, तो फारूक सियार ने मुर्शीद कुली खान को वहाँ का गवर्नर बना दिया था। ठीक है, और इस पर्सन ने, कुली खान ने, जो कैपिटल थी बंगाल से, ठीक है, ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ठीक, फिर उसके बाद साजुद्दीन। ठीक है, तो ये राजा बना। देखिए एक क्रोनोलॉजी होती है, एक राजा, फिर उसके बाद उसका लड़का। ठीक है, या फिर सक्सेशन के लिए वॉर होती है कि कौन राजा बनेगा। ठीक है, और जो शुजाउद्दीन था, ठीक है, ये इनका लड़का था, सन इन लॉ। तो इनको ग्रांट कर दिया गया क्या? गवर्नरशिप ऑफ बिहार। और किसने किया, ग्रांट किया था कि मतलब ये बिहार के ऊपर रूल करेंगे? तो मोहम्मद शाह। ठीक, मोहम्मद शाह, यहाँ पे ये जरूरी है जाना कि रंगीला किसे बोला जाता है। तो मोहम्मद शाह जो था मुगल एम्परर, उसे बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद सरफराज खान, और उसके बाद अलीवर्दी खान। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? अलीवर्दी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट कलकत्ता एंड चंद्रा नागौर। ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत जो क्या था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, ताकि जो ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने जा रहे थे कलकत्ता साइड पे, वहाँ पे वो ना कर सके। उसके बाद जो रूलर था वो था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का इम्पोर्टेंट रोल इसलिए क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो इंग्लिश ने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कासिम बाजार में, उसको बंद कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुई कब? 23 जून 1757 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि देखिए अब इसमें अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब पहले इन्होंने एक अलायंस बनाई थी सिराजुद्दौला के साथ में कि मीर जाफर, मानिकचंद, अमीचंद, जगत सेठ और कादिम खां, ये लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि जब ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए और इन्होंने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, और इसी वजह से क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और ब्रिटिशर्स के बाद जो है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सिराजुद्दौला को थ्रोन से हटा करके मीर जाफर को थ्रोन पे बैठा दिया। और मीर जाफर ने इसके पेमेंट में क्या किया कि इन्होंने बोला कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो भी आप ट्रेड जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम जब मीर जाफर के बाद उनके जो सन इन लॉ थे मीर कासिम, वो थ्रोन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो मीर कासिम है वो खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो दस्तक मतलब फ्री ड्यूटी पासेस, अगर आपको कहीं जाना आपको पास की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको पास दिया गया है फॉर द ट्रेड, बट उसका वो लोग मिस यूज़ करते थे। तो मीर कासिम इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते थे। ठीक है, तो इसीलिए अब इसके रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ होगा। तो फिर होती है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? मीर कासिम खुद, शुजाउद्दौला, शाह आलम टू। ठीक है, शुजाउद्दौला कौन है? ये अवध में रूल कर रहे थे, और शाह आलम टू इस समय मुगल एम्परर थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि सेम अगेन, तो जो ब्रिटिश की फोर्स थी जिसको कौन लेड कर रहा था? मुनरो कर रहे थे। ठीक है, ये जीत जाते हैं, और बैटल ऑफ बक्सर में जो बिहार का एक बंगाल का जो डोमिनेशन था वो अब यहाँ से डिक्रीज हो जाता है एकदम से। ठीक है, उसके बाद मीर जाफर जो पहले थ्रोन पे बैठ चुके थे, इनको दोबारा से राजा बना दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ट्रीटी साइन होती है। एक होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि शाह आलम के साथ की जाती है, और एक शुजाउद्दौला के साथ होती है। और इसके बाद में क्या है? डुअल गवर्नमेंट का स्टार्ट हो जाता है बंगाल में। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि दो गवर्नमेंट
चलेंगी। एक गवर्नमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, ठीक है, और जो ये सिविल पर्पस वाला काम है, और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन में काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डुअल गवर्नमेंट सबसे पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस की गई, बंगाल में शुरू की गई, और ईयर क्या था 1765 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस और रेवेन्यू कलेक्शन। तो मेन क्या है कि जो पैसे वाला काम है वो ब्रिटिश ने ले लिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। बाकी जो नॉर्मल काम है वो वहाँ का जो राजा है वही करे। तो एक टाइप से क्या है कि मेन जो पावर है वो ब्रिटिशर्स ने ले ली, ठीक है, और जो मेन अब रूल भी आ गया ना वो ब्रिटिशर्स का ही आ गया बंगाल पे। अब नेक्स्ट है हमारा मैसूर। मैसूर में उस समय कौन सी डायनेस्टी चली थी, वुडियार्ड डायनेस्टी चल रही थी, जिसके राजा कौन थे, कृष राजा वन, ठीक है, और उन्हीं का ही एक सोल्जर था हैदर अली। हैदर अली बन जाते हैं वहां के राजा, ठीक है, इनको हरा करके। फिर उसके बाद सेम चीज स्ट्रगल ऑफ पावर शुरू हो गया अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, ठीक। तो पहला जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, 1766 से लेकर के 69 तक, ठीक है। और हैदर अली ने क्या किया, डिफीट कर दिया ब्रिटिश को। इसीलिए शुरुआत में ये देखा गया कि जो हैदर अली जो था वो बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल रूलर था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भी उससे डरते थे। और उसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर होता है वॉर, सेकेंड एंग्लो वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर के 84 तक, जिसमें जो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं ये अटैक करते हैं फ्रेंच पोर्ट, जो कि कहाँ, माहे में, केरला साइड में, ठीक है। जिसमें अब ये जो फ्रेंच पोर्ट माहे था ना, ये हैदर अली ही इसको कंट्रोल कर रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग अलायंस बनाते हैं, बट वो अलायंस काम तो कर नहीं पाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हैदर अली हार जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, एट पोर्टो नोवा बाय आयरकूट। इस समय जो ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे थे वो आयरकूट थे। तो क्या हुआ था कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो हैदर अली थी उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद आते हैं इनके बच्चे जो कि टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान भी अपने फादर की तरह बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल रूलर थे, ठीक है। उसके बाद अब होती है ट्रीटी, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो गया तो उसके बाद ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो कि कौन साइन करता है, टीपू सुल्तान कुछ खुद करते हैं, ताकि जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था वो खत्म किया जा सके। बट सेम अगेन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जो कि 1790 से लेकर के 92 के बीच में होता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, जो मराठा और निजाम, ठीक है, वो साथ देते हैं ब्रिटिश का। और इस समय कौन है, कॉर्नवालिस लड़ रहा है ब्रिटिश के साइड से, ठीक। फिर सेम चीज अब यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो जाती है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। तो इसमें क्या होता है कि जो टेरिटरी थी इधर मैसूर के पास में, टीपू सुल्तान के पास में, उसमें से वो आधी टेरिटरीज दे देते ब्रिटिश को। बट लेकिन क्या है, बोला ना मैंने कि टीपू सुल्तान बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल रूलर थे, तो वो हार मानने वालों में से तो था नहीं, तो वो फिर लड़ता है। और होती है फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। और इस समय क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ले ब्रिटिश के साइड से अटैक करते हैं टीपू सुल्तान के ऊपर, और टीपू सुल्तान की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। और टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ लिबर्टी को लगाया, ठीक है, कहाँ पर, अपनी कैपिटल में सेरिंगपट्टनम में, और मेंबर बने किसके, जैकोबियन क्लब में। तो इससे ये पता चलता है कि जो टीपू सुल्तान था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड भी थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जो गुरु गोबिंद सिंह थे, जो कि 10th और लास्ट गुरु थे सिख के, इन्होंने जो रिलीजियस सेक्ट था ना इनका, उसको कन्वर्ट कर दिया मिलिट्री ब्रदरहुड में, ठीक है। अब क्या ये अपनी टेरिटरी को भी बचाएंगे, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे इनके, महाराजा रंजीत सिंह। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ हिज टाइम एंड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म रूल इन द पंजाब, ठीक। अब यहाँ भी सेम चीज, जो इनकी टेरिटरी थी पंजाब वाली साइड, तो वहां भी ब्रिटिशर्स अटैक करने का सोच रहे थे, तो यहाँ भी वॉर होता है। पहला होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845 से लेकर के 1846 तक होता है, जिसमें सिख हार जाते हैं, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है, यहाँ भी डलहौजी ने जो क्या किया था, पंजाब को एनेक्स कर लिया था और पूरा जीत लिया था, ठीक है। और सबसे पहले चीफ कमिश्नर पंजाब के बनते हैं सर जॉन लॉरेंस, ठीक। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसको एज इट इज ही याद कर लीजिए, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल फाउंडर कौन थे, मुर्शिदा कुली जाफर खान। मराठा कॉन्फेडरेंसी के बाजीराव फर्स्ट,
नवाब ऑफ कर्नाटिक आरकोट जिसे बोला जाता है, सदातुल्ला खान नवाब ऑफ अवध, मीर मोहम्मद आमीन सदात खान बुरहान उल मुल्क इनको कहा जाता है, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, चिन किल्च खान निजाम उल मुल्क, मैसूर हैदर अली पंजाब रंजीत सिंह। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। देखिए, जब ये शुरुआत में 1757 से 1813 तक इनका जो मेन पर्पस था वो था ट्रेड पे फोकस करना, ठीक है, ट्रेड करना, ना कि रूल करना। बट लेकिन क्या हुआ कि पहला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मर्केंटाइल फेज। मर्केंटाइल मतलब सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल फेज। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ब्रिटेन में, तो अब ब्रिटेन को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था और लेबर चाहिए था, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास थी। तो इंडिया को उन्होंने क्या देखा, एज अ रॉ मटेरियल देखा और स्लेव्स देखा कि मतलब यहाँ पे लोग हैं तो हमें लेबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि रॉ मटेरियल को इंडिया से लिया, अपनी कंट्री में प्रोसेस किया और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो इंडिया में बेचे। तो इस तरीके से क्या हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो गई, ठीक है। इसी को ही ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं कि आपका भी जो भी वेल्थ है ना वो ये लोग धीरे धीरे खींचने चले गए, ठीक। अब नेक्स्ट आता है थर्ड फेज जो कि फाइनेंशियल फेज है। इसमें इन्होंने क्या किया कि अब ब्रिटिशर्स की जो पावर है वो इंडिया में इंक्रीज हो गई, ठीक है, और इंडिया को इन्होंने एक मार्केट बना दिया जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेचने के लिए। तो अब क्या है कि देखिए, दो चीजें हैं, एक तो प्रोडक्ट बेचना है, तो एक कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अब खाली हम एक ही जगह तो प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं, हमें हर डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि रेलवेज का इस्टेब्लिशमेंट किया, फिर पोस्ट टेलीग्राफ का इस्टेब्लिशमेंट किया और बैंकिंग सिस्टम का किया, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज भी सेटअप की इंडिया में, ठीक है। मेन क्या इसमें था कि देखिए, रॉ मटेरियल सिर्फ हम एक ही सेंटेंस तो ले नहीं सकते, रॉ मटेरियल भी क्या है अंदर अंदर, जैसे कोई, जैसे आप सपोज करिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ अगर इसकी कैपिटल देखें लखनऊ, तो लखनऊ से तो सिर्फ नहीं रॉ मटेरियल ले सकते ना, इसमें और भी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से रॉ मटेरियल निकाला जा सकता है। तो एक कनेक्टिविटी भी उन्होंने देखी और इसको प्रमोट भी किया। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कब हुआ, 1853 में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ 1853 में ही, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे पहला बैंक इस्टेब्लिश किया वो था अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। और सबसे पहली जो इंडस्ट्रीज आती है वो है टाटा आयरन एंड स्टील, और कब आती है, 1907 में। और मैंने आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब समझा दिया, और इसी के ऊपर दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखी थी, इसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और आरसी दत्त ने भी एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब मैं और भी थोड़े कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी कंपनी के पर्सन अपॉइंटेड है इंडिया में, तो उनका जो भी सैलरी वगैरह जा रहा है वो इंडिया के पैसे से ही दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर भी रहे हैं तो कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है। इवन जो पर्सन यहाँ पे इंडिया में काम करके गया है, जो कि ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव था, उसके बाद की भी उसकी सैलरी वगैरह भी इंडियन से ही पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लग रहा था, मतलब A to Z जो भी ब्रिटिश का खर्चा था वो सब इंडियंस ही पे कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। देखिए, मेन ब्रिटिश का एजेंडा क्या था, उनको पैसा चाहिए था। पैसा कैसे आएगा, क्योंकि इंडियन तो एक एग्रीकल्चर कंट्री थी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था, तो उसी पे ही टैक्स इम्पोज करेंगे। तो बट टैक्स ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि हम किस तरीके का टैक्स इम्पोज करें कि उन्हें मैक्सिमम रेवेन्यू आए, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए ये सोचा कि हम कुछ नए नए मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम रेवेन्यू आने लगे। तो सबसे पहला है हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको हम स्तरमारारी सिस्टम भी कहते हैं या फिर बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। अगर ये आप देखिए ऐसे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हुआ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन। और ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये किसकी प्लानिंग थी, ये थी जॉन शोर की। इसमें क्या किया गया, सपोज, ठीक है, इसमें जो जैसे मान लीजिए जो भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इसमें जो ये लैंड है, ये लैंड का ओनर कौन होगा, जमींदार होगा, ठीक। इसमें क्या करेगा जमींदार, 1/10 रखेगा जमींदार, ठीक है, और 10/11 रखेंगे कौन, ये रखेगा ब्रिटिशर्स।
मतलब आप सपोज करिए कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 में 90 रुपए ब्रिटिश के पास जाएगा, 10 रुपए आपके पास रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या किया कि जो जमींदार है वो फ्री है, आपको जितना रेंट लेना हो आप ले सकते हो फार्मर से, ठीक है। और जमींदार को ओनरशिप दे दी गई कि अगर आप ये वाला एरिया देख रहे हैं तो आप ही इसके ओनर होंगे, ठीक है। बट हुआ कि एक्चुअली देखिए, उन्होंने ब्रिटिशर ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया, ये सोच के इंट्रोड्यूस किया कि शायद अब मॉडर्नाइजेशन हो जाए एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि जमींदार सोचेगा अगर मैं ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करता हूं तो उसको ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, तो ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। बट यहाँ के जो जमींदार थे वो एब्सेंट हो गए, ठीक है। वो कभी आए ही नहीं देखने, बस खाली वो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए आते थे, बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जमींदार के लिए एक टाइटल भी दिया गया, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रॉयतवाड़ी। रॉयतवाड़ी को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? बॉम्बे और मद्रास में। और इस समय कौन वायसराय थे? वो थे मुनरो। और किसके रिकमेंडेशन पे? चार्ल्स रीड के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें जो सेटलमेंट किया गया डायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स हैं और जो वो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को इसलिए क्या बोला गया? रॉयत बोला गया, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मर है ना उसके साथ डायरेक्टली यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे ये लोग, ठीक है। अब कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो रेवेन्यू है वो 30 साल के लगभग फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे आज 100 रुपए हम मांग रहे हैं तो ये 100 रुपए 30 साल तक रहेगा, ठीक है। और ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये एक साइंटिफिक रेंट थ्योरी पे डिपेंडेंट करता था, उसी पे ही बेस्ड था। तो वो किसने बनाई थी? रिकार्डो ने। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम, वो है महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? जो आपका ये गंगा वैली वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया, वहां पे देखिए। तो एक मैं मैप के थ्रू बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रॉयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे महालवाड़ी, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपका रॉयतवाड़ी, ठीक है। तो ये भी याद रखिए क्योंकि ये भी मैप बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, ठीक। महालवाड़ी में क्या करना है? अब ग्रुप ऑफ जो विलेजेस है ना, जैसे सपोज करिए कि एक विलेज में इतने एरिया में कुछ लोग कल्टीवेट करें, तो एक इस एरिया का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके साथ अब वो लोग सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। ये है यहाँ पे देखिए। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आपका जमींदार के साथ सेटलमेंट होगा, रॉयतवाड़ी में डायरेक्ट जो कल्टीवेटर है उसके साथ सेटलमेंट होगा, महालवाड़ी में जो हेड ऑफ द विलेज है उसके साथ सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ कॉलोनियल इंपैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद देखिए एक तो सोशल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीजेंट थे उनको क्या बोला गया कि आप वो फसल उगाओ जिससे उनको ज्यादा पैसा आए, ठीक है। तो एक टाइप से कमर्शियल क्रॉप्स का ही प्रमोशन होने लगा। अब जो एक स्टेबिलिटी थी ना विलेज की, वो हिल गई अब अचानक से की, क्योंकि अब इतना ज्यादा डिवाइड होने लगा। अब कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, और लोगों से फोर्सफुली काम कराया जा रहा था। तो जो लोगों की लाइफस्टाइल थी वो भी कहीं ना कहीं अब डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पीजेंट मूवमेंट। अब क्या हुआ? अब जब ये सब इतना अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, तो अब क्या होगा इसके रिएक्शन में? रिएक्शन में ये होगा कि अब लोग क्या करेंगे? वो विद्रोह करेंगे, इसीलिए पीजेंट मूवमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पीजेंट मूवमेंट है। देखिए इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, एक तो मूवमेंट कौन से एरिया में हुआ था, कौन सा ईयर था, और जो अगर उससे इंपॉर्टेंट लीडर एसोसिएटेड है वो। तो सबसे पहला इंडिगो रिवोल्ट जो कि बंगाल में हुआ था 1859 में, इसके लीडर थे विष्णु एंड दिगंबर बिश्वास। नेक्स्ट हमारा पाबना मूवमेंट जो कि बंगाल में हुआ था 1870 में, इसके लीडर थे ईश्वर रॉय साबूपाल खुदी मोला, ठीक। डेक्कन राइट हुआ था महाराष्ट्र में 1875 में। रामसोई मूवमेंट हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है, वासुदेव बलवंत फाड़के। एक चीज ये भी याद रखिएगा, हर रिवोल्ट के ईयर याद करने जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा इंपॉर्टेंट चंपारण जो कि बिहार में 1917 में, जिसको लीड किया था गांधी जी ने। फिर होता है खेदा, खेदा होता है गुजरात में 1918 में, जिसमें मेन लीडर थे गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा मुपल्ला रिवोल्ट जो कि केरला में 1921 में, सैयद अली और सैयद फजल। बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, गुजरात में 1928 में, वल्लभ भाई पटेल। तेभागा रिवोल्ट, ठीक है, बंगाल में होता है 1946 में, कंपारन सिंह, न्यामत अली। फिर है हमारा यूपी किसान सभा, यूपी में
1918 में, और इसके जो लीडर थे इंदिरा नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा ईका मूवमेंट अवध में, जो कि यूपी वाले रीजन में, 1921 में, और इसके भी जो लीडर थे वो थे मदारी पासी। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, ये कौन से रीजन में हुआ था? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में, 1936 में, और इसके जो लीडर थे वो थे शाहजानन सरस्वती। ठीक है, अब हम ट्राइबल रिवोल्ट, देखिए सेम चीज है, इन्होंने लोग ब्रिटिशर्स ने पीजेंट के ऊपर अत्याचार किए, फिर जो ट्राइब्स थी उनके ऊपर भी अत्याचार किए, तो उसके रिएक्शन में ट्राइबल मूवमेंट भी हुए। तो सबसे पहला हमारा चौर, ठीक है, ईयर हम उसी का देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। लीडर राजा जगन्नाथ, भील सेवाराम, ठीक, रमसोई 1822 में, चित्तूर सिंह प्रताप सिंह, दतरिया पतक्कर, अहोम रिवोल्ट गोमधर कुंवर, खासी रिवोल्ट तिरुत सिंह, कोल रिवोल्ट 1831 से 32 बुद्धू भगत। ठीक, आप खासी का भी देख सकते हैं ईयर 1829 से 32 तक। सांथाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1855 से 56 के बीच में सीधू एंड कानू। ठीक, फिर हमारा मुंडा रिवोल्ट, जिसको हम उलगुलान भी कहते हैं, 1899 में हुआ था, और इसको लीड किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट भील, ठीक, 1913 में, जिसको लीड किया था गोविंद गुरु ने। कोयास या फिर रामपास, अलीरू सीताराम राजू, नागा रिवोल्ट जादुंगांग एंड रानी गैंडलू। ठीक है, अब सिविल रिवोल्ट देखते हैं। सिविल रिवोल्ट में हमारा इंपॉर्टेंट है सन्यासी रिवोल्ट, जो कि बंगाल रीजन में हुआ था, 1780, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको किसने लीड किया था? जो रिलीजियस मॉन्क थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया था, क्योंकि जो पीजेंट मॉन्क थे वो उसको पीजेंट रिलीजियस मॉन्क थे, उनके साथ ये लोग अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ही सन्यासी रिवोल्ट बंगाल में 1780 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा पैका रिवोल्ट, जो कि उड़ीसा में 1804 से 6 के बीच में, और इसको किसने लीड किया था? बख्शी जगबंधु। ठीक है, और ये क्यों इसलिए किया? क्योंकि जो ब्रिटिश की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट में हुआ था। फिर है हमारा कितूर रिवोल्ट, जो कि कर्नाटका में 1824 में हुआ, इसको लीड किया था चिन्नम्मा एंड रायप्पा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का इंटरफेरेंस हो रहा था कितूर रीजन में। फिर हमारा पागलपंथिस, ठीक है, 1825 से 33 के बीच में, इसको लीड किसने किया था? करम शाह एंड टीपू ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फलजाई मूवमेंट, जो कि 1838 में हुआ था, इसको लीड किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियान। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो टेनेंट्स से, जो टेनेंट्स का मतलब होता है जो जमीन पे, ठीक है, रेंट पे काम करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। फिर हमारा कूका मूवमेंट, जो कि 1840 में हुआ था, और उसको लीड किसने किया था? भगत जवाहर माल और सियान साहिब, ये पंजाब रीजन में हुआ था। फिर हमारा पॉलीगार मूवमेंट, ठीक है, ये किसने लीड किया था? नरसिम्हन रेड्डी ने किया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है हमारा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर। ठीक है, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, धर्म समाज राधाकांत देव, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, निरंकारीस दयाल दास, दरबारा सिंह, रतन चंद। ठीक है, फिर परमहंस मंडली तदोबा पांडुरंग, नामधारीस राम सिंह, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, दरवल उल उलाम मौलाना हुसैन अहमद, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो इसमें बस ईयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो फाउंडर है वो इंपॉर्टेंट है। आगे हम अभी लिस्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा है आर्य समाज। ठीक, आर्य समाज की स्थापना, इसका ईयर देख लीजिए 1875 में, और प्लेस क्या है? बॉम्बे। ठीक है, फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर है हमारा थियोफोसिकल सोसाइटी, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुआ था? ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में, मैडम HP भालवस्की एंड कॉल HS कॉल्ड। ठीक है, फिर साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी GG अगरकर, मोहम्मदीन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, सैयद अहमद खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ये कांग्रेस नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1887 में इसका फॉर्मेशन होता है। MG रानडे, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण मिशन,
ये भी याद रखिए। बेलूर, बेलूर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, स्वामी विवेकानंद ने। फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एरिया इसका जरूरी है, बॉम्बे में जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हमारा 1909 में पूना सेवा सदन, इसका ईयर नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामाबाई रानाडे, ठीक है। एंड जी.की. देवधर, सोशल सर्विस लीग, एन.एम. जोशी।